वो ग्रीन वाला बॉटल होगा में। हाँ, अब बताइएगा, आर्टिकल 70 क्या है? नहीं नहीं, 70 पूछ रहे हैं ना हम। 60 तक बोल सकते हैं। हाँ तो 70 पूछ रहे हैं हम, 70। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ आप। आर्टिकल 72 क्या है? बैठ जाइए। आर्टिकल 75 क्या है? हाँ। हाँ, पूरा पूरा क्या कहता है? बैठ जाइए। अब बताइएगा। हाँ। हाँ। आर्टिकल 55 क्या है? क्या क्या? बैठ जाइए। हम्म अब बताइएगा, आर्टिकल 64 क्या है? बैठ जाइए। आर्टिकल 62 क्या है? हाँ। क्या? बैठ जाइए। बैठ जाइए। हम्म आर्टिकल 64 है? याद नहीं? हाँ, मैटर खत्म करो सीधे। बैठ जाइए। हम्म आर्टिकल 71 क्या है? हम्म, बैठ जाइए। हम्म अब बताइएगा। आर्टिकल 64 क्या है? हम्म क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। बैठ जाइए। बैठ जाइए, गलत है। हम्म आप तो बहुत दिन से अनुपस्थित थे, तो कोई याद है कुछ पहले का कोई मैटर किए थे? ठीक है, तब तो बता सकते हैं। बताइए, आर्टिकल 74 क्या है? क्या है मतलब? नहीं, गलत है। ये 75 में है। बैठ जाइए। खड़ा होके पढ़ता हो ना। चलिए, अभी देख लो देख लो। होगा, कोई फायदा होगा जी? इसलिए अभी हम किसी को उलटने पलटने से मना नहीं कर रहे हैं अभी, कि अभी हम मैटर के न्यूज से आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ। चलिए, बताइए, आर्टिकल 60 क्या है? 60। ये पूछते तो आप बता देते हैं ना। बोलिए। हाँ, वो वाला याद नहीं है? कौन वाला याद है? 70 वाला याद है? ठीक है, तो बताओ 72 किस में क्या है? प्रधानमंत्री की शक्ति। बैठ जाइए। बैठ जाइए। इसमें देखिए, आप लोग को ज्यादा घबराना नहीं है, कहीं देख रहे हैं ना, सब एक लगभग एक ही मैटर है। तो शर्म वाला कोई बात नहीं है कि किसी का इमेज खराब होने नहीं जा रहा है यहाँ। अभी तक एक आदमी जवाबे दिया है।
है ना। तो इसलिए ज्यादा घबराने का बात नहीं है, बराबर मैटर चल रहा है ना। जब पूरा क्लास नहीं बताना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है कि भाई ठीक है, अपना कोई अगर किस्मत भी, कि किस्मत के भरोसे वही रहते हैं। हाँ, तो हमको पता है कि कौन कौन सा बता सकता है। नॉर्मलवा तो बता ही ना दीजिएगा, आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, वो बार बार चर्चा में रहा है। हाँ जी, चलिए। आर्टिकल 76 क्या है? हम्म। बैठ जी। हम्म। अब बताइएगा। आर्टिकल 78 क्या है? हम्म। नहीं पता है। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, जल्दी आगे बढ़ना है, अभी और भी गाड़ी सब है। हाँ, आप बताइए। आर्टिकल 57 क्या है? हाँ। हाँ, नहीं याद है, कोई बैठ बैठ जाइए। हम्म। आर्टिकल 59 क्या है? हम्म। आर्टिकल 63 क्या है? हम्म। ठीक, बैठ जाइए, सही है। हम्म। अब बताइएगा। आर्टिकल 70 क्या है? हम्म। बैठ जाइए। आर्टिकल 72 क्या है? हम्म। बिल्कुल गुड, सही है, बैठ जाइए। हम्म। आप बताइएगा। आर्टिकल 71 क्या है? हम्म। नहीं याद है, बैठ जाइए। हम्म। बताइएगा। आर्टिकल 52 क्या है? हम्म। ठीक है, 53। ठीक है, गुड, सही है। हम्म। बताइएगा। आर्टिकल 62 क्या है? बैठ जाइए। 62 ही बताइए क्या है। हाँ। 62 है ये। तो मैं 62 पूछ रहा हूँ ना। चलिए, बैठ जाइए। हम्म। ओके। हाँ, कोई याद नहीं है। ठीक। ठीक, बैठ जाइए। हाँ, अब बताइएगा। हम्म। आर्टिकल 71 क्या है? याद नहीं है, बैठ जाइए। आर्टिकल 73 क्या है? बैठ जाइए। बताइए 73 क्या है? बैठ जाइए। 73 ही बताइए अब। बैठ जाइए। क्लास किए थे ना। हम्म। आर्टिकल 74 क्या है? बैठ जाइए। खड़ा हो जा।
तो अरे बोल रहे लो। हाँ, पीछे कहाँ देखा, उन हो गया है। लिप थे। कौन सा क्लास किए थे आप? याद नहीं है। दिमाग में बहुत सारा लोड है तो, है ना। जो 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 क्लास किए थे उसका तो कुछ मैटर याद रहना चाहिए। बढ़िया। हम्म। तुम भी नहीं थे कि थे ना। क्या है आर्टिकल 76? बढ़िया। पूछ लिए थे। अभी तुम भी बाहर है ना थे। पूछ लिए थे अभी हम तुमसे। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहे हैं। आर्टिकल 78 क्या है? प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। ठीक है। ठीक है, थोड़ा गलत प्रोनाउंस किया था लेकिन ठीक था। चलिए। ज्यादा दुख हो नहीं रहा होगा किसी को। और तुम तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहना, है ना। इसका कारण है कि मान लो कि तो छुट्टी पड़ता तो ये दशा है, यानी लोग रेगुलर था तो का दशा दिख ही रहा है कि नहीं। तो ज्यादा का अंतर नहीं है। सही में ही खुश हो रहा है जी। सही में खुश हो रहा है का जी? हाँ। तो तो दुर्दशा होते ना रह जाएगा। है। इसको ठीक नहीं करना है। अरे अरे, इको हो रहा है इधर। हम तो कर लेंगे, ये लोग रेगुलर आके नहीं कर पा रहा है। तो वो नहीं कर पाएगा, तुमको हम देख रहे हैं। पिछला बार तुम बोला था कि सर कर लेंगे, याद है? तो बराबर पूछे थे। हैं? परि, तो परिवार के लोग बीमार पड़ जाते तो परिवार में और लोग होगा ना जी। खाली तुम ही है। तो उसमें भी टाइम निकाल के पढ़ना है ना। है। अब मम्मी को कह दो कि मम्मी हमको पढ़ना है, तो मम्मी डिस्टर्ब करेगी। दुनिया की कोई मम्मी डिस्टर्ब नहीं करेगी अपने बच्चा को पढ़ते वक्त, है ना। ये बच्चा सब अपना बदमाशी छिपाने के लिए मम्मी या पापा का नाम लगा देता है। मम्मी है, पापा ने कह दिया, भैया ने कह दिया। परिवार का कोई आदमी आपको पढ़ने से डिस्टर्ब नहीं करता है ना। हम लोग का तो था कि भाई, और घर में कोई काम उम हो रहा है तो पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ने बैठ जाइए तो घर का आदमी कोई काम ही नहीं कहेगा। बचने का सबसे अच्छा हथियार। कोई वो काम हो रहा है, पढ़ने बैठ जाइए। कोई नहीं कहेगा कि भाई कोई काम कर दो, है ना। इसलिए पेरेंट्स तो चाहते हैं कि भाई बच्चा पढ़े, है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिवीजन करिए, है ना। ये बीच में मैं अचानक से इसलिए पूछा ताकि देखो कि भाई कितना लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें से मात्र 2 लोग हैं, नहीं 2-3 लोग, इधर से लड़कियों में 2-3 ने आंसर दिया, है ना। ठीक है। इधर से एक आंसर आया, सही सही आंसर, मैंने एकदम प्रॉपर आंसर। तो समझ रहे हैं ना क्या स्थिति है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ठीक कीजिए, आप बढ़िया से करिए, है ना। क्योंकि बहुत सीधा सा बात है कि आप पढ़ लीजिएगा बहुत सारा, याद आपको होबे नहीं करेगा। तो याद अगर नहीं होगा तो फिर उसका कोई फायदा है? बताइए। हम्म। याद ही तो करना है आपको। ठीक है, याद नहीं करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सारी चीज, जितना चीज आप पढ़ लिए हैं, वो सब चीज आपको याद रहना चाहिए, है ना। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए। आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 में आपको पढ़ना है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद का सत्र का आवाहन किया जाएगा, सत्रावसान किया जाएगा, और विघटन किया जाएगा।
और विघटन किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र का आह्वान किया जाएगा, सत्रावसान किया जाएगा, विघटन किया जाएगा। प्रेसिडेंट कॉल द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट कॉल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट and adjournment of the session and dissolve the Lok Sabha, by the president, dissolve the Lok Sabha by the प्रेसिडेंट, है ना। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, तो सत्राहूत करेगा। सत्राहूत इसी में छिपा हुआ है, सत्र का आवाहन, है ना, कि सत्र को बुलाएगा, कॉल द सेशन, ठीक है। सत्राहूत करेगा, फिर सत्रावसान की घोषणा करेगा। सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान, है ना, एडजर्नमेंट ऑफ द सेशन, है ना, मतलब कि मृत्यु हो जाना, सेशन का खत्म हो जाना, ठीक है। और विघटन, डिसॉल्व, ठीक है। तो ये तीनों ही काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है कि संसद का सत्र भी राष्ट्रपति बुलाएगा, संसद के सत्र का विघटन भी राष्ट्रपति करेगा, और संसद का सत्रावसान का घोषणा भी राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि लेकिन इन सब के पीछे सिफारिश किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। प्रधानमंत्री ही आग्रह करते हैं कि अब सेशन बुला दीजिए, तो राष्ट्रपति सेशन बुला देते हैं। फिर प्रधानमंत्री आग्रह करते हैं कि सेशन को अब समाप्त कर दीजिए, राष्ट्रपति समाप्त कर देते हैं। फिर ये आग्रह करते हैं कि भाई लोकसभा भंग कर दीजिए, ये भंग कर देते हैं, है ना। या फिर लोकसभा स्वतः भी भंग हो जाती है 5 साल के बाद, ठीक है। बीच में अगर बहुमत नहीं होगा, ये कल बताया था आपको कि बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन यदि 5 साल पूरा हो गया तो लोकसभा का एज ही है 5 साल, 5 साल में वो अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे अभी चुनाव हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 साल पूरा हो गया, तो 5 साल पूरा हो गया तो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। अब लोकसभा सदस्य जो थे वो सब माना जा रहा है कि भाई अब चुनाव जीतिएगा तो फिर दोबारा जाइएगा, हार गए तो नहीं जा पाइएगा, है ना। तो इसलिए यहां पर ये सारी चीजें जो है सो होती हैं। तो सत्राहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और विघटन करेगा, कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है। इसमें प्रधानमंत्री की पीछे से मर्जी रहेगी, लेकिन विघटन में प्रधानमंत्री की मर्जी तभी रहेगी जब विघटन प्रधानमंत्री जानबूझ के कराना चाह रहे हो। मतलब लोकसभा का समय बचा हुआ है, आप फिर भी चाहते कि नहीं विघटन कर दीजिए, तभी होगा। नहीं तो अगर लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया तो वो अपने आप ही विघटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, तो सत्र जो होता है, सेशन, तो सत्र का ही मतलब क्या होता है, बैठक, है ना, मीटिंग, ठीक है। जो सेशन बुलाया जाता है उसी का क्या मतलब है कि बैठक बुलाया जा रहा है ना। और जो सत्र होता है वो सामान्यतः हमारे यहां 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र, ध्यान रखेंगे, सत्र 3 होते हैं, ठीक है। बजट सत्र लिख लेंगे, बजट सत्र यानी बजट सेशन, मानसून सत्र, मानसून सेशन, मानसून सत्र, और फिर होता है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन। शीतकालीन सत्र, ठीक है। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का टाइम होता है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है। मानसून सत्र का टाइम रहता है जून से जुलाई तक, कभी कभी अगस्त भी चला जाता है ये। शीतकालीन सत्र का टाइम रहता है नवंबर से दिसंबर तक, ठीक है।
बजट सत्र फरवरी से अप्रैल, मानसून सत्र जून जुलाई, शीतकालीन नवंबर दिसंबर। ठीक है, बजट सत्र जो होता है इस सबसे बड़ा सत्र होता है, यानी कि सबसे लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। ठीक है, ये सबसे लंबा चलता है। और सबसे छोटा होता है शीतकालीन सत्र, सबसे कम समय तक चलता है विंटर सेशन। तो सबसे छोटा शीतकालीन सत्र और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा बजट सत्र। हाँ जी, हाँ, बजट पर जब बजट जब लाया जाता है तभी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसी समय चैलेंज होता है सरकार के पास कि भाई उसको आपको पास करा लेना है। बजट पेश होने से पहले ही राष्ट्रपति भाषण देते हैं, राष्ट्रपति के भाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है, थैंकफुल मोशन। अगर आपका थैंकफुल मोशन पास हो गया तो ठीक है, अगर थैंकफुल मोशन पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। और वो भाषण बजट पे ही होता है राष्ट्रपति का, बजट की ही रूपरेखा और पीछे सालों की स्थिति को बताते हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले आ जाता है आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक रिव्यू, तो उसको लेकर के अपना एक कंसेंट देते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद वित्त मंत्री अपना बजट पेश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या नहीं, ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है, ऐसा कोई डे बजट के लिए फिक्स नहीं है। कभी कभी बजट लंबा भी खिंच जाता है। ठीक है, लेकिन सामान्यतः रखा जाता है कि फेब से अप्रैल तक के बीच में। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए बजट पास नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो जो कंटीजेंसी फंड है राष्ट्रपति का, वहां से तब तक सरकार पैसा लेगी और अपना काम चलाएगी। फिर जैसे बजट पास हो जाएगा उतना पैसा सरकार निकाल करके और फिर कंटीजेंसी फंड में जमा कर देगी और फिर अपना काम करेगी। चलिए, तो यहां पर 3 सत्र होते हैं। ठीक है, अब नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीना से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, 2 सत्रों के बीच में, 2 सत्रों के बीच में कितना? 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। बिटवीन 2 सेशंस, बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ गैप, 6 मंथ गैप नेवर अलाउड। तो मतलब ये अलाउ नहीं है कि आप 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इतना निश्चित हो गया कि कम से कम 1 साल में आपका 2 गो सत्र तो आना चाहिए। ये क्लियर हो गया। लेकिन 3 गो सत्र आता है। ठीक है, 3 सेशन जो है सो बुलाए जाते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। ठीक है, तो ये 3 सेशन बुलाए जाते हैं। तो ये सेशन कब आएगा और कब खत्म हो जाएगा ये कौन कर जानता है? राष्ट्रपति जानता है। ठीक है, अब देखिए, तो सत्र आता है, बैठक होती है, सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, है ना, 3 सेशन होते हैं। अब सत्र जब चल रहा होता है तो उसी बीच कभी कभी स्थगन होता है ना, स्थगन यानी कि सस्पेंशन। ठीक है, कुछ देर के लिए उसको स्थगित दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। तो जो स्थगन होता है संसद के सत्र का, तो स्थगन लोकसभा के अंदर में लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना, और राज्यसभा में स्थगन राज्यसभा का सभापति करता है। ठीक है, यहां पर स्पीकर करता है, यहां पर चेयरमैन करता है। ठीक है, स्थगन कौन करेगा? तो यहां पर स्पीकर करेगा और यहां पर चेयरमैन करेगा। यह पीठासीन होता है, इसी को पीठासीन कहते हैं, है ना। हाँ, यह है प्रिजाइडिंग अफसर, इसको कहते हैं पीठासीन अधिकारी, है ना। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति, यही होते हैं प्रिजाइडिंग। नहीं नहीं, यहां देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि लोकसभा में अगर आपको पूछा जाए कि संसद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो दोनों सदनों में आपको ध्यान रखना है कि फिक्स है,
लोकसभा में 2 आदमी, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। ठीक है, अध्यक्ष नहीं होंगे तो उस चेयर पर उपाध्यक्ष रहेगा, और उधर सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति होगा। तो ये लोग संसद के अंदर में जितना भी कोई काम होता है तो ये सब इसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही। मतलब इसके आदेश से ही कुछ भी हो सकता है, इसके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता संसद के अंदर में, है ना, पार्लियामेंट के अंदर में। तो हाँ हाँ, वो पैनल बनता है वो आकस्मिक परिस्थिति के लिए, उनको आप प्रिसाइडिंग में नहीं रखेंगे कि वो काम करेंगे इसका, लेकिन बहुत अनावश्यक, मतलब बहुत आवश्यक परिस्थिति में, जब ये लोग नहीं होगा, अध्यक्ष भी छुट्टी पे है और उपाध्यक्ष भी छुट्टी पे चला गया और तब मीटिंग हो रही है, तो वहां पे उस पैनल में से किसी को ला लेंगे। तो पैनल का आदमी जब चेयर पर बैठेगा तभी वो प्रिसाइडिंग माना जाएगा। ये लोग दोनों पहले ही से प्रिसाइडिंग माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिसाइडिंग अफसर कौन होता है, तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। बाकी तो कभी कोई भी आप संसद की कार्यवाही देखिएगा तो कोई आदमी बैठा रहता है। अब मान लीजिए दिन भर संसद चल रहा है, इनके बैठे बैठे बूढ़ा लोग सब रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो गया, है ना, कमर में दर्द हो गया, तो उठ गए टहलने चल गए, तो कोई आके बैठ गया कि भैया ये इतनी आप संभाल दीजिए, है ना, तो वो आके बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बैठ जाएगा उस चेयर पर वो प्रिजाइडिंग हो जाएगा, बैठ गया वो हो गया। अभी आप देख रहे हैं अभी चुनाव चल रहा है ना, तो चुनाव चल रहा है तो आप बूथ पर जाइएगा वोट देने, तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, वो वहां का सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना। वहां पर अगर वो चाह देगा ना कि वोट करवा दे, एकदम जो मर्जी सो वो करवा देगा, है ना। इसलिए सब पार्टी वाला सब एगो रखता है पोलिंग एजेंट। देखते हैं पोलिंग एजेंट कौन बनता है, वो खाए पिए वाला सब 1000 रुपया ले लेगा, शाम को मारपीट करने के लिए तैयार है, वो बन जाएगा पोलिंग एजेंट, है ना। है क्या, कौन डिसाइड करता है? ये गवर्नमेंट डिसाइड, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। और समान तौर पर शिक्षक लोग होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर, गवर्नमेंट स्कूल के जो सीनियर टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगती है चुनाव ड्यूटी, और उन्हीं को प्रिसाइडिंग बनाया जाता है। ठीक है, तो वो वहां पर रहते हैं, वहां के सारा पुलिस अधिकारी भी उनके कंट्रोल में रहते हैं। वो अगर कह दें कि इसको मार के तनी उपाय कर दीजिए, तुरंत मारना शुरू हो जाएगा, कैसे कि वहां पर सब पार उन्हीं का है। ठीक है, तो इसलिए वहां पर सब, हर पार्टी, हर बूथ पर हर पार्टी अपना एक पोलिंग एजेंट बैठा देती है। क्या, ये प्रशासन का अधिकारी होता है, ये प्रशासन के वहां पे मैनेजमेंट के लिए बैठा रहता है। लेकिन वहां पर बहुत तरह के अधिकारी रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा, अगर आप सोचे कि किसी बूथ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वहां का प्रिसाइडिंग होता है, पीठासीन। और वो कोई शिक्षक होता है सामान्य तौर पे, ठीक है, जिनको भेजा जाता है कि आप जाइए, आप चुनाव करा के आइए, और जब से वोटिंग शुरू होगा तब से लेकर के आज जब तक ईवीएम पैक नहीं हो जाएगा तब तक वहां रहेंगे। और जब ईवीएम पैक हो जाएगा, गाड़ी में लदा जाएगा, अब फोर्स आके जब लेके चल जाएगी ईवीएम, तब उनका काम खत्म हुआ, तब वो अपना घरे आएंगे, है ना। तो वो वहां के सबसे बड़ा जो है सो ये होते हैं, अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो लोकसभा में भी दो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये लोग स्थगन करता है। तो स्थगन का मतलब क्या होता है कि टेम्पररी तौर पे स्थगित, है ना, जैसे कि आपका क्लास रोज क्या होता है, स्थगित होता है ना, कि अब खत्म हो गया, फिर कल से आपकी क्लास होगी। तो क्या हुआ स्थगन, तो ऐसे ही संसद जब चलते रहता है तो ऐसे ही स्थगन होते रहता है। कभी कभी बीचे में बंद हो जाता है, दिन भर का सेशन है, अब बीचे में बंद हो गया, कोई कोई सदस्य सब हंगामा कर देता है, तो बीचे में प्रिजाइडिंग कहता है कि आज की कार्यवाही यहीं पर बंद होती है, फिर कल हम इसको शुरू करेंगे। तो देखिए, संसद का सत्र बुलाता है राष्ट्रपति, सत्रावसान की घोषणा करता है राष्ट्रपति, भंग करने का घोषणा करता है राष्ट्रपति, लेकिन बीच में स्थगन करने का घोषणा प्रिजाइडिंग अफसर करता है। लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा में राज्यसभा का चेयरमैन। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे किन के द्वारा जो है सो इसका घोषणा किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट आइए, विघटन समझ रहे हैं ना? है विघटन या भंग, ठीक है। हाँ हाँ, अल्पमत में आने के बाद हो जाएगा, नहीं तो सरकार खुदे कह देगी कर दीजिए। हाँ, नो कॉन्फिडेंस। देखिए, स्थगन 1 दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, 3 दिन के लिए हो सकता है, 5 दिन के हो सकता है, ये डिसाइड करेंगे। अगर स्थगन अनिश्चित काल के लिए हो गया, माने कि इसने कह दिया कि
कोई डेट नहीं बताया स्पीकर ने, और कह दिया कि अनिश्चितकालीन स्थगन। तो अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब ही ये हुआ कि अब सत्र खत्म होने वाला है। अभी कल राष्ट्रपति के यहां से ऑर्डर आ जाएगा कि ये मतलब अगर राष्ट्रपति अध्यक्ष ने समय नहीं बताया कि हम 3 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं या 2 दिन के लिए कर रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं बताया और कह दिया कि अनिश्चितकालीन स्थगन कर रहे हैं, कब खुलेगा कोई पता नहीं, तो फिर समझ लीजिए कि एक ही दिन बीच में राष्ट्रपति के यहां से लेटर आ जाएगा कि इस सत्र को खत्म किया जाता है, फिर अगली सत्र जब सुविधा होगा उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। अनिश्चितकालीन स्थगन का मतलब है कि चल रहे सत्र का समापन। ठीक है, अगर निश्चित नहीं तो ऐसे अध्यक्ष महोदय बता देते हैं कि हम कल फिर मिलेंगे या कल इतने बजे से फिर से सेशन लगेगी, वो अपना बता देते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसीड। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे कि जब लोकसभा में कोई सरकार बहुमत खो देगी तभी विघटन हो सकता है, या फिर बहुमत है और सरकार खुद ही कह रही है कि आप विघटन कर दीजिए, फील गुड हो रहा है सरकार को, अगर है ना, जो अटल जी को हुआ था 6 महीना पहले ही फील गुड हो गया था, है ना, अब मोदी जी को फील गुड नहीं हुआ, है ना, इनको फील बैड हो रहा है ना, तो इसलिए अपना बेचारे प्रचार उचार कर रहे हैं, है ना। आज इनका नॉमिनेशन था, है ना, आज फिर सामने कलेक्टर बैठा हुआ था और प्राइम मिनिस्टर खड़े थे, वो सीन फिर से वायरल हो रहा है एक बार, है ना, कि भाई देखिए यही होता है आईएएस का पावर, कि प्रधानमंत्री को खड़ा रहना है और आईएएस बैठा हुआ है। ये है भारत का संविधान कि भाई आप भले जितना उड़िए जितना ये करिए, लेकिन प्रशासक प्रशासक होता है, ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी होती है ना। इनके पास अपना पावर है, ये अपने पावर एंजॉय करते हैं कि कलेक्टर साहब बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री अपना, वही आप देखेंगे प्रस्तावक और अनुमोदक लेके गए थे प्रधानमंत्री, है ना। ये नॉर्मल सांसद सबका नहीं दिखता है कि कैसे, लेकिन प्रधानमंत्री अपना लेके गए थे, अपना प्रपोजर्स भी लेके गए थे, अपना सेकेंडर्स भी लेके गए थे कि कौन इनको प्रपोज कर रहा है और कौन इनको सेकंड कर रहा है ना। तो प्रपोजर सेकेंडर्स जब हुआ तो प्रोसेस उसका तो एक शपथ पत्र पढ़ना रहता है, तो खड़ा होकर के और उसको पढ़ रहे थे और कलेक्टर साहब नीचे मैंने चेयर पे बैठे हुए थे। तो ये क्या दिख रहा है, देश का एक सबसे बड़े मतलब लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जो है, पावरफुल प्रधानमंत्री, 2 बार से अपने बहुमत पे जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर कलेक्टर साहब के सामने खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि देश का संविधान ऐसा है। ये है हमारे देश के संविधान का पावर और ये है हमारे देश के प्रशासन का पावर, है ना, कि प्रशासन में किस तरह की स्थिति है। हाँ, अभी आप कह सकते हैं कि तो भाई 5 साल में एक ही बार होने को है ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब जीतेंगे और उसके बाद तो खैर मैंने कलेक्टर साहब क्या, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव जो है, उनको भी प्रधानमंत्री के सामने खड़ा होकर पूछना पड़ेगा कि सर कौन सा फाइल पहले दे, पहला वाला दे या दूसरा नंबर वाला दे, तो प्रधानमंत्री अपना जैसा आदेश देंगे वैसा करना है। लेकिन एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंतर्गत सब लोग काम कर रहे हैं। इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत के संविधान में पावर है ना, कि आप कितने भी पावरफुल हो जाएं, तो देख रहे हैं ना, कितना भी पावरफुल हो जाए लेकिन धूप में घूमना है, जनता के बीच में जा करके पैर छूना है ना। ये सब एसी में रहने वाला सबका मुंह खराब भइल है जी, है ना। ये सब तो नजदीक से जाके देखे पूरा गाल और लाल भइल है, एकदम दाना दाना निकलल है कहे भाई, तो बेचारा वो तो एसी में रहेला आदमी सब है, अभी घूम रहा है ना, चाची प्रणाम, मौसी प्रणाम, फुआ प्रणाम कर रहा है ना। कैसे कि मालूम है कि 3-4 महीना जो मेहनत कर दिए, इसमें जो मिल जाएगा फिर 5 साल निश्चिंत होकर दिल्ली में रहेंगे, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना, एसी में बैठना है कोई समस्या नहीं। लेकिन यह 3-4 महीना अगर मेहनत कम हुआ, अगर कहीं हार गए, तो 4 जून को तो रिजल्ट है ना। 4 जून को जिनका आ गया उनका बढ़िया, आज जिनका नहीं आया उनके तो भाई बड़ी दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, है ना। खैर, तो यहां पर एक तो भंग तब होगा जब लैक ऑफ मेजोरिटी, रीजन लिख लेंगे कि भंग कब होगा, लैक ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के अभाव में, है ना, जब किसी सरकार के पास बहुमत न हो, बहुमत के अभाव में, लैक ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर, रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर, तो ऐसा तो वही प्रधानमंत्री करेंगे जो ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे। ठीक है,
क्लियर है? ओके। हाँ। हम्म। क्या क्या? कहाँ? कहाँ कहाँ पे गए हुए थे? नॉमिनेशन में तो आप किसी को भी लेके जा सकते हैं, उसमें थोड़ी कुछ, हाँ, लेकिन आपके प्रस्तावक अनुमोदक वहीं के होने चाहिए, वो कहीं बाहर के नहीं होंगे। तो वो वहीं के थे, बनारस के ही थे। अभी ये कि जो प्रस्तावक तो नॉर्मल कॉमन लोग को रखा जाता है। आई मुख्यमंत्री सब तो कैमरा इस सबको फोकस के लिए रहता है कि देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री आए हैं, यहाँ के नेता आए हैं। वो प्रस्तावक अनुमोदक को उतना थोड़ा ना लोग फोकस करता है। लेकिन प्रस्तावक अनुमोदक आपके निर्वाचन क्षेत्र से ही होता है ना? जो भी प्रपोजर होगा, जो भी सेकेंडर होगा, वो वहीं का होगा। बाकी तो आप देखते हैं कि अपना अपना नॉमिनेशन को प्रभावशाली बनाने के लिए लोग बहुत तरह आदमी को ले जाएगा, 200 400 गाड़ी लेके जाएगा, है ना? अलग अलग तरह के लोग ले जाएगा। अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ एगो निर्दलीय उम्मीदवार है पवन सिंह, है ना? तो पवन सिंह पूरा धूम मचाए हुए हैं, है ना? तो गाता तो अच्छे है आदमी, वो गला तो उसका माता शारदा का आशीर्वाद है, गला बहुत बढ़िया है ना? लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ गाना सब गा देता है ना? वह ठीक बात नहीं है। तो लेकिन अब उसका वो अपना चुनावों के लिए गाना गाइले है, वो वायरल हो गया है उसका, है ना? उसका चुनावों के गाना वायरल हो रहा है जी, है ना? कौन तो चाची माई दादी सब अपना के सबके अपना मिलैले है कि भाई सब हमारा वोट दिया। वो जीत हो जाएगा लग रहा है ना, जिस तरह का उसका चल रहा है ना, वो जीत जाएगा। ठीक है। तो अब मतलब, तो उसका भी नॉमिनेशन था, तो बहुत पूरा गाड़ी सब मंगेले था, कहाँ कहाँ से सब अपना आदमी सबके, है ना? तो सब आदमी अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दिखाता है कि भाई हमारा देखिए कितना प्रभाव है ना? हमको जिताइए, हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रपोजर सेकेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक। क्या? नहीं नहीं नहीं, वही सेम सेम नियम है, सेम है। नहीं, सेम ही है। निर्दलीय भी है तो उनका भी प्रपोजर सेकेंडर सेम ही होगा। मतलब जो किसी पार्टी वाले के लिए होता है, वही सेम रूल नियम सब उनके लिए भी होता है, कोई उनके लिए अलग से कोई नियम नहीं लाया जाता है। चलिए, तो ये यहां पर आर्टिकल 85 में सत्र, सत्राहूत, सत्रावसान, विघटन, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना? आर्टिकल 85 में नहीं ना? चलिए, तो अब आइए आर्टिकल 86। अनुच्छेद 86। चलिए, तो आर्टिकल 86 जो है, ये क्या बात करता है? तो राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ओके। आर्टिकल 86, राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण, इंट्रोडक्शन इन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंट्रोडक्शन इन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, संसद के सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है। राइट टू सेंडिंग अ मैसेज इन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। तो इसके तहत क्या है
तो सदनों में अभिभाषण होता है, ठीक है, सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है, सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। तो आप देखेंगे कि सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार जो है, तो राष्ट्रपति का सदन में अभिभाषण दो तरह का होता है। एक होता है केवल सदन में अभिभाषण, एक होता है सदन में विशेष अभिभाषण। ठीक है, तो आर्टिकल 86 में है सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें केवल अभिभाषण का बात है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्रपति, जैसे संसद का 3 सेशन है ना, तो 3 सेशन में, है ना, अब मान लीजिए कि बजट सेशन जो है ये चल रहा है ना, तो बजट सेशन अगर चल रहा है तो बजट सेशन के अंदर में भी ये आ सकते हैं, या मान लीजिए कि मॉनसून सेशन या विंटर सेशन है, तो किसी भी सेशन में अगर आ जाते हैं, है ना, और आकर के वो संसद को संबोधित कर देते हैं। अब इसके तहत जब वो आएंगे तो वो या तो सिंगल किसी हाउस में आ सकते हैं, या तो वो लोकसभा आ सकते हैं, या तो राज्यसभा आ सकते हैं, या इनकी चॉइस है कि दोनों को एक साथ बुला देंगे कि भाई तुम लोग एक जगह बैठ जाओ, हमको आप लोगों से कुछ बात करना है। तो राष्ट्रपति का एक जो साधारण अभिभाषण है ये कभी भी हो सकता है, और ये किसी भी सेशन में हो सकता है। बजट में हो सकता है, मानसून में हो सकता है, शीतकालीन में हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन प्रेसिडेंट डिजायर कि वो क्या चाहते हैं, वो कब चाहते हैं। ठीक है, तो उनके पास अधिकार है कि वो किसी भी सेशन के अंदर में संसद को आकर के अपना संदेश दे सकते हैं, संसद में आकर के वो अपना बात रख सकते हैं। ठीक है, तो संसद को आकर के संदेश इनका देने का जो अधिकार है, ये अधिकार है आर्टिकल 86 में। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये मतलब अभिभाषण का मतलब ही है कि ये संसद में आकर के अपनी बातों को रखेंगे, है ना, इंट्रोड्यूस करेंगे संसद को। ठीक है, तो उसमें ये अपना कोई भी विचार, अपना कोई भी बात रख सकते हैं, और इसके तहत ये कभी भी आ सकते हैं संसद के किसी भी सत्र में। तो जब संसद के किसी भी सत्र में राष्ट्रपति आएंगे और वो संसद के किसी भी सेशन को संबोधित करेंगे, तो वो क्या कहला जाएगा? संसद सदनों में अभिभाषण, कि उनका अभिभाषण हो रहा है। तो वो या तो अकेले अकेले किसी हाउस को संबोधित कर देंगे आकर के, या फिर वो कहेंगे कि भाई दोनों साथे बैठ जाओ, दोनों को कुछ बात कहना है, तो दोनों को बैठा करके कह देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो सदनों में अभिभाषण का मतलब है कि 3 सेशन है, 3 सेशन में कभी भी किसी भी सेशन में आकर के राष्ट्रपति सदन को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये कभी भी आकर के संबोधित कर सकते हैं, और वो या तो अकेले अकेले किसी सदन में जाके कर सकते हैं, या फिर वो संयुक्त सदन बुला करके, नहीं संयुक्त बैठक बुला करके, कंबाइंड मीटिंग बुला करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? समझ रहे इसमें कोई दिक्कत? हाँ सर। क्या है, मना है उसको? कोई मना किए हैं? जब यहाँ पे कह रहे हैं कि जा सकता है कभी भी, तो ये बात कहाँ से आया कि एक ही दिन जा सकता है? हैं? राष्ट्रपति को मना नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी जा सकता है, मालिक है ना। अब दादाजी को घर आने से रोक सकते हैं आप? नहीं रोक सकते जी, कहियो आ सकते हैं जब मन तब। वो अलग बात है कि टाइम हो गया तो अलग अपना कुटिया बना के रह रहे हैं कि अब कहा जाए बच्चा सबके बीच में। वही ना, राष्ट्रपति इस देश का सबसे बड़ा आदमी है, रायसीना की पहाड़ी पे रहते हैं आराम से, लेकिन जिस दिन मन कर गया कि चलो तनी घूम के आते हैं आज घर से, आ जाएंगे। घर तो पार्लियामेंट ही है ना। तो कभी भी अगर आ जाते हैं तो उसको कहेंगे कि सदनों में अभिभाषण करने आए हैं, है ना, सदन को अपना कुछ बात बोलने आए हैं,
कुछ मैसेज देने आए हैं या सदन से कुछ पूछने आए हैं, गार्जियन है देश का, आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सबसे मिल करके चले जाएंगे। तो ये आएंगे तो वो आएंगे 86 के तहत। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात ये? हाँ, संदेश भेजना कि अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति आना नहीं चाह रहा है, ठीक है, और उनको कुछ मैसेज देना है, तो वहां से वो रिटर्न में भेज देंगे, अपने सचिव को बोलेंगे, सेक्रेटरी को, एक काम करो, एक नोट तैयार करो, आ नोट भेजो प्रिजाइडिंग को, लोकसभा में अध्यक्ष महोदय को भेज दो, राज्यसभा में चेयरमैन को भेज दो, और उनको कह दो कि राष्ट्रपति के यहाँ से ये संदेश आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो चाहते हैं वो मैसेज भिजवा सकते हैं, और सदन के अंदर में उनके उस मैसेज को पढ़ा जाएगा प्रिजाइडिंग के द्वारा, और बताया जाएगा कि राष्ट्रपति के यहाँ से ये मैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो या तो वो स्वयं आकर के अपना अभिभाषण करेंगे, अपनी बात स्वयं कह देंगे, या फिर अगर नहीं आना चाह रहे हैं तो फिर वो क्या करेंगे कि संदेश भेज देंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी वो भेज देंगे राष्ट्रपति। तो ये काम राष्ट्रपति आर्टिकल 86 के तहत ही करते हैं। कोई दिक्कत? जब इसमें कह रहे हैं कि कौनों सेशन में आ सकते हैं, तो साल में एक बार कैसे होगा? नहीं, 2 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे। हाँ, उनका मन किया तो बजटों में आ जाएंगे, मानसूनों में आ जाएंगे, या शीतकालीनों में आ जाएंगे। तो जब ये नॉर्मली आ जाएंगे कभी भी, तो वही है सदनों में अभिभाषण। ठीक है, इसके अलावे आर्टिकल 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, है ना। अब विशेष अभिभाषण से थोड़ा तुलना करिएगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझिएगा। आइए उस पर चलते हैं, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। आर्टिकल 87 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अब अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर। ठीक है, तो स्पेशल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण कहां पे? संसद में। ठीक है, अब देखिए, विशेष अभिभाषण जो है ना राष्ट्रपति का, ये 2 ही बार होता है। विशेष अभिभाषण जो होगा ये केवल 2 बार होगा, ओनली 2 टाइम्स, केवल 2 बार। कब कब? तो पहला, प्रत्येक साल के पहले सत्र के पहला दिन, है ना, एवरी ईयर। ठीक है, एवरी सेशंस, एवरी ईयर फर्स्ट सेशन फर्स्ट डे। ठीक है, एवरी ईयर फर्स्ट सेशन फर्स्ट डे, प्रत्येक साल पहले सत्र के पहले दिन। ठीक है, तो ये सामान्य तौर पे जो पहला सत्र होता है वो बजट सत्र होता है। तो बजट सत्र का जो पहला दिन होता है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो ये जो प्रत्येक साल राष्ट्रपति जो बजट सत्र के पहले दिन आते हैं, ये उनका विशेष अभिभाषण कहलाता है। ठीक है, तो ये पहला है। और दूसरा उनका विशेष अभिभाषण होता है नए लोकसभा के चुनाव के बाद। ठीक है, नए लोकसभा के गठन के बाद, ऐसे लिख लीजिए, गठन के बाद, आफ्टर द रिकंस्ट्रक्ट ऑफ न्यू लोकसभा। ठीक है, तो नया लोकसभा का मतलब है कि चुनाव के बाद, अब जैसे अभी आएगी तो नई लोकसभा आएगी ना, तो ये 2 बार जब राष्ट्रपति सदन में जाते हैं तो इसको कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, है ना। तो विशेष अभिभाषण एक तो प्रत्येक साल के पहले सत्र को जब संबोधित करेगा उसको कहेंगे स्पेशल। एक होगा कि नए लोकसभा के गठन के बाद, जैसे अभी कौन सी लोकसभा बनेगी,
तो ये जब लोकसभा बनेगी तो इसमें नए लोग चुन के आएंगे, तो जब चुन के आएंगे तो इनका भी पहला दिन संबोधित करने आएंगे राष्ट्रपति ही, राष्ट्रपति भी इनको इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, राष्ट्रपति इनसे मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रहे कि विशेष अभिभाषण कभी भी होगा तो संयुक्त सत्र में होगा। कब होगा? संयुक्त सत्र में। ठीक है। जबकि यहां पे हमने आपको क्या कहा है कि कहीं पर या तो संयुक्त सत्र में हो सकता है या दोनों हाउस में अलग अलग हो सकता है। विशेष अभिभाषण स्पेशल सेशन कभी भी होगा तो वो कंबाइंड सेशन में ही होगा, ठीक है, यानी संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा और उसी संयुक्त सत्र में कंबाइंड सेशन जो है सो कराया जाएगा। हाँ जी। हाँ, बजट पास अलग अलग हाउस में होगा, लेकिन राष्ट्रपति अपना आएंगे कंबाइंड सेशन इंट्रोड्यूस करके निकल जाएंगे। उनका काम है बस बोल बोल कर अपना चल जाना, सरकार की नीतियों के बारे में प्रचार करेंगे, उसके बाद वो अपना जाएंगे, फिर दोनों हाउस अपना अपना पास करेगा, दोनों हाउस में अलग अलग डिस्कशन होगा, वोटिंग्स होगी, ये दोनों हाउस अपना अलग अलग करेंगे, लेकिन फर्स्ट मीटिंग वो दोनों को साथ करा करके, हाँ बाकी वो दोनों हाउस अपना अपना डिस्कशन करेंगे, अपना अपने हाउस में उस पर मीटिंग होगी, चर्चाएं होंगी, बहस होगा, मतदान होगा, दोनों हाउस सेपरेट करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हमेशा संयुक्त सत्र में ही होगा, ठीक है। विशेष अभिभाषण कंबाइंड सेशन में होगा और अभिभाषण कंबाइंड में भी हो सकता है, अकेले भी हो सकता है। तो विशेष अभिभाषण आपको केवल 2 बार होगा, है ना, एक प्रत्येक साल के पहले सत्र का पहला दिन और नया लोकसभा के गठन के बाद, यानी कि एक तो प्रत्येक साल होगा ही, एक 5 साल के बाद होगा, है ना, समझ रहे। तो ये जो सदनों का अभिभाषण जो है ये कभी भी हो सकता है ना, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। एक बार यूपीएससी ने पूछा अपने प्री में कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, कि जो भाषण देते हैं वो भाषण कौन तैयार करता है, कौन? कोई सचिव? हाँ, प्रधानमंत्री। और ऑप्शन कुछ लोगों ने सही बताया, ने सही कहा था कैबिनेट, है ना, आपने बताया था कैबिनेट। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है मंत्रिमंडल, इसी को कहते हैं इंग्लिश में कैबिनेट, है ना, मंत्रिमंडल। क्योंकि मंत्रिमंडल कौन है? सरकार है, और राष्ट्रपति किसकी नीतियों पर चर्चा करते हैं? सरकार की नीतियों पर। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति के भाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, थैंकफुल मोशन होता है, वो पास हो जाना चाहिए। अगर नहीं पास हुआ तो सरकार गिरी हुई मानी जाएगी उसी समय कि सरकार गिर गई, है ना। तो इसीलिए तो कंबाइंड सेशन बुलाया जाता है कि कंबाइंड सेशन में रहेगा ना तो गिरने का कोई संभावना नहीं रहेगा, कि कंबाइंड सेशन में तक तो लोकसभा में बहुमत है तभी सरकार चल रही है, और थोड़ा बहुत राज्यसभा का सब सपोर्ट कर देगा तो आराम से पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए विशेष अभिभाषण हमेशा संयुक्त सत्र में होता है, कंबाइंड सेशन में होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जब नंबर बढ़ेगा, जब दोनों साथ बैठेंगे तो वहां पर भी 50% से ज्यादा चाहिए, तो दोनों के जोड़ के, तो दोनों के जोड़ के चाहिए होगा, तो राज्यसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 है मैक्सिमम, और रहता 245 गो है, और लोकसभा में सरकारें चलाने के लिए 272 चाहिए। तो सत्ता पार्टी आगे तो है ना, तो फिर जब बैठेगी तो राज्यसभा में ऐसा थोड़ा एकदम नीले होगा, तो जब 50% काउंट किया जाएगा दोनों को मिला करके तो ऐसे भी उनका बहुमत हो जाएगा आराम से, सेफली, इनको ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लोकसभा में ऑलरेडी बहुमत है और राज्यसभा से थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल जाएगा, बस पास हो जाएगा थैंकफुल मोशन, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए विशेष अभिभाषण कभी भी होता है तो कंबाइंड सेशन में ही होता है, संयुक्त सत्र में ही होता है, ठीक है।
समझ रहे ना, कि संयुक्त सत्र में अगर नॉर्मल टाइप का कोई बात है तो वो अभिभाषण में हो जाएगा, तो अभिभाषण में होगा तो लोकसभा को सेपरेट भी बोल सकते हैं, राज्यसभा को सेपरेट भी बोल सकते हैं, है ना, या दोनों को बुला करके साथ साथ बोल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति पर, है ना, कि वो यहां पर कैसे क्या करेंगे। लेकिन विशेष अभिभाषण कंफर्म है कि विशेष अभिभाषण जब भी कभी होगा तो वो कैसे होगा, संयुक्त अधिवेशन में होगा, कंबाइंड सेशन में होगा। हाँ जी सर, क्या थैंकफुल एक ही बार आएगा, इसमें आएगा, बजट सेशन में आएगा, जब सरकार की नीतियों की चर्चा करेंगे राष्ट्रपति, तो वहां पे आता है थैंकफुल मोशन। इससे प्रत्येक साल एक इसी बहाने चेक हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत है कि नहीं है ना, ये प्रत्येक साल वो चेक होना है कि भाई सरकार के पास नंबर है कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं कि सरकार अल्पमत में है, अल्पमत में चल रही है सरकार, तो थैंकफुल मोशन के बहाने ही, धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से ही सरकार के बहुमत के बारे में भी पता चलते रहता है। ओके, हाँ जी, क्या विशेष अभिभाषण, हाँ, अभिभाषण सत्र के बीच में जब संसद चलता रहेगा तबे ना आइएगा, घर खुला रहेगा तब ना जाइएगा, और घर वाला आदमी कलकत्ता गई है, आप जाके गेट पे खुपट जाइएगा, है ना, घर खुला रहेगा तबे ना जी, है ना। अब आप किसी के रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं, वो मान लो वो अपने गए है कलकत्ता कमाए हैं, तो दिक्कत हो जाएगा, आपको घूम के आना पड़ेगा, तो उसके लिए जरूरी हो कि वहां पे हाउस ओपन हो, खुला हो, और राष्ट्रपति को पता रहता है कि सेशन चल रहा है, क्योंकि इनका आदेश तो नहीं का जाता है, इनका आदेश जाता है और इन्हीं के आदेश से सब चलता है मैटर। ठीक है, काहे हो, आए, हाँ, हम्म। अभिभाषण के लिए राष्ट्रपति कभी भी जा सकता है, कितना बार जा सकता है, उसका चॉइस है। ठीक है, हालांकि इसमें भी सरकार तो बैकडोर में होती ही है, इसलिए राष्ट्रपति ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, लेकिन अभिभाषण में लिए राष्ट्रपति का कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, विशेष अभिभाषण का लिमिटेशन है कि विशेष अभिभाषण 2 ही बार होगा, 2 ही सिचुएशन में होगा, एक तो पहली बार, एक तो दूसरा। वो राष्ट्रपति को खोज रहा है का जी, तुम उसमें ही कौची को खोज रहा है, ये तू हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गा रहा है जी, हैं, गंगा के मैदान अभी कोची एकरा में, गंगा के मैदान जो जब अभी पढ़ना तो गंगा का मैदान खोजना है, गंगा ना यमुना ब्रह्मपुत्र तीनों का मैदान खोज लेना है, मैटर दोसर चल रहा है, तुम तीसर गा रहा है? ये मैटर वो बुझा रहा है तो कल उन्हें मैप में देख रहा है। हम्म, पगला। अब बारात गया है कौन लड़का, क्या गीत गाने वाला महिला लोग गाना शुरू कर दूसरा लड़का के नाम से गीत, तो कैसन होगा जी, वरना कितना खराब लगेगा उसको, टूटिए जाता है तब, कितना ये तो चलिए हल्का फुल्का है, कितना बार तक कांड हो जाता है, जयमाला पर दूल्हा बेचारा मुंह बना के खड़ा है कि हमारा माला मिलेगा, अब मालूम चलेगा माला के करो और के पड़ गया, कि होता है हम लोग के यहाँ जी, नहीं होता है, पेपर पर पढ़ने में आप देखिएगा तो कितना जगह हो जाता है। ये तो हम कहते हैं कि अरेंज मैरिज वाला सबके बड़ी सतर्क रहना है, माता पिता ठीक कर दिए ठीक है, फोन करके पूछ लेना है कि भाई सुन लो एक बात, अगर तोहर कोनो मैटर है तो पहले बता दो, है ना, ना तुम्हारा प्रतिष्ठा की हानि ना हमारा भावनाएं आहत होंगी, कुछ आहत नहीं होगा, हम अपने पिताजी को बोल देंगे कि पिताजी हमारा खुदे नहीं करना है, तो तुम्हारा प्रतिष्ठा बच जाएगा, है कि नहीं, कहला तो एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने का, है कि नहीं, अपनी इच्छा हो तब ही विवाह करें, अपनी इच्छा ना हो तो माता पिता का यदि आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दूसरा जिससे भी आपका मैटर हो रहा है, वो चाहे लड़का उसको कह दे कि भैया हम हमरा तू पसंद ना हलो, है ना, हम तुम्हारा साथ नहीं रह सकते हैं, इससे क्या होगा कि दोनों आदमी का जीवन बच जाएगा, है कि नहीं, नहीं तो मेन मैटर पर सब कांड कर देता है। कितना का तो सुनते हैं कि गाड़ी पर जा रहा है, अब बीच में बेचारा दूल्हा गाड़ी रोक दिया पान वान खाने के लिए, दुल्हन उतर के गई, अरे अब बताइए उसका जीवन भर पान उसको महंगा पड़ेगा,
कि पान हम काहे खाए भाई, है कि नहीं। तो होता है ना कितना जगह का नियम सब रहता है गाँव में, कितने जगह नियम रहता है ना कि जब जब बारात निकल जाएगा, बहुत मतलब लड़की विदाई हो गई, अब विदाई होके चल गई ना, तो वहां बीच में रोक करके अब 5 गो ढेला, ढेला समझते हैं ना, जोता हुआ खेत में जो रहता है, उसको पीछे का तरफ लड़की को फेंकना रहता है। वही विधिया में मैटर खत्म हो जाता है। लड़का आप उतर गए तो अब जिसको पता है कि ये विधि होना है, तो वो अपना मैटर सेट ना कर देगा जी। अब आप सोचिए कि शादी के बाद अगर लड़का बिन दुल्हन के घर लौटे, तो उसका का दुर्गति होगा जी, है। माने सर में से वो बेचारा का जो हाल है, हालत है, वो खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी ऐसा है, पहले तो देखिए क्योंकि आज देखिए ये सब मॉडर्निटी आ गया है ना जी, लोग ज्यादा सोचता नहीं है, तो नहीं सोचता, इसलिए जरूरी है क्या है कि अपने सेफ रहना है ना। तो माता पिता का तो सम्मान करना ही है, लेकिन अब माता पिता इतना जटिल प्रोसेस नहीं समझते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं, तो इसलिए कहीं कोई पार्टनर हो तो पहले फोन करके पूछ लेना है कि भाई बताइए, है ना, कोई मैटर तो नहीं है। अब मैटर तो वैसा रहबे ना करता है सब लोग का जी, लेकिन मैटर खत्म रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट में नहीं रहना चाहिए, प्रेजेंट वाला में गड़बड़ रहता है कि नहीं। तो अगर खत्म है, आपको भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, दोनों माता पिता के प्रसन्नता से, अपनी प्रसन्नता से ये स्वीकार कर रहे हैं कि जीवन में जो आ जाए उसी को परमेश्वर मान करके, उसी को लक्ष्मी मान करके स्वीकार कर लेना है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब मैटर अगर दूसरा रहे तो दिक्कत हो जाता है, ये तब बहुत सब आदमी सबको दिक्कत हो जाता है जी। इसलिए पहले से अपने आप को क्या करना है, सेफ एंड सिक्योर, ताकि सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। तो इसलिए सावधानी से चीजों को जो है सो ये करना है। हाँ जी, हाँ सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हाँ हाँ हाँ। मैटर नहीं होता है। अच्छा, क्या सिक्योरिटी होना चाहिए। हाँ। हम्म। हाँ, गवर्नमेंट को करना चाहिए, पगला आदमी। ये तोरा ला हम एगो योजना चलवा दे का जी। पगला। हाँ? हाँ? सुसाइड कर लिया तो पगला था, है कि नहीं। सुसाइड कर लिया था, पगला था, है कि नहीं जी। ये सब काम करना चाहिए जी, सुसाइड तो नहीं करना चाहिए आदमी को, है। आदमी को अपना पर जो है थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है, लेकिन ये सब कदम किसी को भी किसी भी स्थिति में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जीवन सर्वोपरि है ना जी, जीवन महत्वपूर्ण है और एक ही बार मिला है। हम सनातन में हम लोग कहते हैं सब की 84 लाख जोनी है, तो ई बार तो मान लीजिए कि मानव में आए हैं, अगला बार पता नहीं चीटी बना देगा कि क्या बना देगा, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए ह्यूमन में है, तो इसलिए ह्यूमन वाला कंडीशन सबका फायदा उठाना है और इसमें अपना रहना है, ठीक से जीवन को व्यतीत करना है ना। चलिए, हम तो बस खाली आपको सिक्योरिटी के लिए बोले हैं भाई। हाँ हाँ। नहीं, कहाँ सामान्य चलती थी, ये 3 ही पे ही तो चलता है। जब तक मॉनसून नहीं आएगा, जब तक विंटर सेशन नहीं आएगा, जब तक आपका बजट सेशन नहीं आएगा, तब तक काम तो होगी नहीं। तो वो गैप छुट्टी का गैप है ना, जो गैप उसमें छुट्टी रहता है, चलता नहीं है। अगर आपका बजट सेशन चल रहा है, उसके बाद जो आप गैप देख रहे हो छुट्टी का है, फिर उसके बाद उठा स्टार्ट होता है तो आ गया मानसून सेशन, फिर आया विंटर सेशन। बीच में जो गैप है उसमें संसद चल नहीं रही है, छुट्टी पर है संसद उस समय। संसद चलती है केवल इन्हीं 3 सेशन में। सेशन चल रहा है यानी कि संसद में काम हो रहा है, आज सेशन बंद है यानी कि संसद की छुट्टी है, संसद में काम नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइम पे होता है। हाँ? हम्म। हम्म। हाँ, बाकी बंद रहता है। ठीक है, यही चलता है। और वही जब चलेगा तो वहां पर ये होगा कि भाई कब कैसे किस तरीके से होना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो 87 में तक कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 88 आइए, अनुच्छेद 88।
ठीक है। अब ये आर्टिकल 88 क्या है, तो लिखेंगे सदनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का विशेषाधिकार। सदनों में मंत्री और महान्यायवादी का विशेषाधिकार। इन हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ए स्पेशल राइट्स फॉर मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये विशेष अधिकार इनका यहां पर है। अब विशेष अधिकार का मतलब क्या हुआ, तो विशेष अधिकार का मतलब हुआ यहां पर कि पहले भी आपको बता चुके हैं, महान्यायवादी में भी बताए थे और मंत्री में भी बताए थे कि मंत्री लोग के पास ये अधिकार है कि लोग दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में जा सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन महान्यायवादी तो कहीं वोट नहीं करेगा क्योंकि वो कहीं का मेंबर नहीं है, लेकिन ये मंत्री वहां वोट करेंगे जिस हाउस के मेंबर है। क्लियर है, जिस हाउस के मेंबर हैं वहां पर वो वोट करेंगे, बाकी जिस हाउस के नहीं है वहां पर नहीं करेंगे। महान्यायवादी तो वोट कहीं करेगा ही नहीं, बैठेगा भले दोनों जगह पर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आइए, आर्टिकल 89 निकल जाएगा, अपने देखेगा, बेइज्जती थोड़ा ना कराएगा, है कि नहीं, कल बैठल रहेगा, वोटिंग करेगा, वो अपना हाउस में जाएगा कि अपना हाउस में जाकर हम करेंगे। मंत्री लोग जनरली आता है जवाब देने के लिए। अब मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री लोकसभा का है, ठीक है, और राज्यसभा में कोई बिल आया हुआ है तो उससे सवाल पूछा जा रहा है, राज्यसभा में लोग विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्री आएंगे राज्यसभा, अपना जवाब देंगे, जवाब देके चल जाएंगे, है ना। ऐसे मान लीजिए कि वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, तो ये राज्यसभा में है, तो अब मान लीजिए कि बजट पर चर्चा हो रहा है लोकसभा में, और वहां कोई सवाल पूछना है तो उनसे पूछा जाएगा, तो ये जाएंगे लोकसभा, वहां अपना बात करके अपना जवाब दे करके आ जाएंगी। तो ये लोग जवाब देने के लिए जाता है अलग अलग हाउसेज में, तो जवाब दे के अपना ये लोग निकल जाता है, बाकी उस हाउस में वोटिंग का प्रोसेस उसके जो मेंबर्स हैं वही करेंगे। महान्यायवादी जाता है लीगल एडवाइस के लिए कि सरकार का कहीं अगर वैधानिक पक्ष कमजोर पड़ेगा तो सरकार को सलाह देगा कि ये बात बोलिए, ऐसे कहिए, वैसे कहिए, तो वो अपना कानूनी सलाह देने के लिए, कानूनी स्तर पे ये करने के लिए वो वहां पर जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, आदेश है, अनुरोध है यहाँ अनुरोध नहीं करना है, हम तो वैसे बस आपको बता दिए थे कि ये एक शैली है, मतलब कोई टेस्ट वोस्ट करने के लिए जाइएगा ना तो आपका सीनियर अफसर सबको हाथ पूछ लेगा आपसे, कहेगा कि आदेश दे रहे हो, आप कह दे कि हाँ दे रहे हैं, उपाय कर देगा, है ना। वो पूछ जाएगा कि इसको मैनरों नहीं पता है ना, तो वहां पर समझना कि भाई तो सीनियर अफसर है, उपाय कर देगा, ऐसा काम में लगा देगा, दिन भर छुट्टियां नहीं करेगा। बहुत होता है, ट्रेनिंग में जाइएगा ना तो पीसीएस में तो और होता है, यूपीएससी वाला सब उतना लगाता नहीं ना है अपने आंख के सामने, वो सब सीनियर अफसर यूपीएससी वाला रहता है ट्रेनिंग में, तो कह देगा कि आ जाइए 5 बजे, आप पहुंच भी गए हैं, आप पहुंच के आप पीछे खड़ा है, आपको देखो नहीं करेगा, अपना वो पेपर पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटा से खड़ा है पीछे, आपका हिम्मत तो नहीं कर रहा है कि सर हम आके खड़े हैं पीछे, है ना, वो अपने घूमेगा, देखेगा अच्छा आयल है, वो देख रहा है आदमी लेकिन महटी आता है ना, बहुत तरह का ही करता है, तो उसमें वो पूछ देगा क्या जी करें, तो आप कहिए हाँ करिए करिए, उसे अच्छा ये आदेश दे रहा है हमको, रुको इसका उपाय करते हैं, है ना। भाई कोई ऐसा काम में लगा देगा, है ना। आर्मी उर्मी सबके ट्रेनिंग सेंटर में कभी गए कि नहीं, ट्रेनिंग जहाँ आर्मी का ड्यूटी रहता है वहां जाइए देखिएगा। अब देखिए आर्मी का क्या काम है कि जब युद्ध होगा तब ना लड़ाई होगा, ऐसे आर्मी में अब देखिए तो नयका जो बहाली सब होता है, तो आर्मी का एक क्वालिटी है कि फ्री नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई काम में आपको लगाए रखेगा, है ना, कोई ना कोई काम आपको रहेगा जिसमें आप ये रहिएगा। तो अब उसमें मैं अपने बचपन के दिनों में थोड़ा मतलब 10-15 दिन, ज्यादा 10-15 दिन तक बिना गोड़ी कैंट में, आर्मी कैंट में मैं रुका था कुछ दिन तक, है ना, आई थिंक 2011-12 के आसपास में, 11 के आसपास में। तो वहां पर क्या होता था कि हम लोग जाते थे घूमने के लिए, देखते थे कि क्या हो रहा है, तो कोई घास अगर थोड़ा बड़ा हो गया ना तो उसका काम है कि सब घास को मिलाओ,
बराबर करो। कुछ आदमी को काम दे दिया कि काम करो, वो मिला रहा है ना, तो जो घास सब निकल रहा है उसको तुम जलाओ एक जगह रख करके, वो दिखना नहीं चाहिए कहीं हो रहा है। और मैंने कोई ना कोई काम में हर कोई इन्वॉल्व है, फ्री किसी को छोड़ता ही नहीं है ना, हमेशा आपको कुछ ना कोई काम में है। इसीलिए आप देखिएगा लोगों को काम करने का बहुत हैबिट रहता है। रिटायरमेंटो जो लोग आएंगे ना गांव में, देखिएगा आर्मी से रिटायर्ड आता है, वो लोग फ्री नहीं बैठेगा, ऐसे ही कुदाल खुरपी उठा करके पूरा घर का द्वार साफ कर देगा, कुछ ना वो लोग कुछ ना कुछ करते रहेगा, इसलिए वो लोग फिट भी रहता है ना, क्योंकि वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है, उनका वो हैबिट है। गवर्नमेंट उनको फ्री छोड़ती नहीं है, जबकि उनका एक्चुअल काम है वॉर में जाना, तो वॉर तो हमेशा हो नहीं रहा है, लेकिन उनको सरकार बढ़िया से खिला पिला करके एकदम तंदुरुस्त रख करके ये करती है। सुविधा इतना देती, सेना को सुविधा बहुत रहता है ना, सुविधा में कोई कमी उमी नहीं रहता है, उनका इतना बढ़िया बढ़िया सुविधा रहता है। उस टाइम पे हम लोग याद है जब हम लोग वहां पे ठहरे हुए थे, तो एक मूवी आई थी, यही कंगना रनौत का, जिसे हम लोग बात करते हैं, तनु विट्स मनु, है ना, वो बहुत पहले वो मूवी आई थी, है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो लेट से आया, फर्स्ट पार्ट। तो वो हम लोगों ने वहीं पर उसके आर्मी के हॉल में उस मूवी को देखा था। तो वहां पर वो लोग अपना मूवी भी देख रहा है, एंटरटेनमेंट भी कर रहा है, और साथ साथ कोई ना कोई काम अपना, पर उनका ध्यान है कोई ना कोई काम कोई उनको अपना करते रहना है, कि भाई ऐसा ना हो कि मतलब कंप्लीट आप एंटरटेनमेंट में ही डूबे हुए हैं, है ना। तो वो एक मतलब सिंसियरिटी भी रहती है, और सजगता के साथ साथ माने मनोरंजन और साथ में जिम्मेवार होना, इस सब चीज जो है सो वहां पे सिखाया जाता है। और साथ में कि भाई आपको हर तरह से क्या करना है, अपना काम में लगा रहना, कभी भी फ्री नहीं रहना है, क्योंकि फ्री रहिएगा तो दिमाग जो है सो खुरापात सोचेगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ गड़बड़ी जो है सो होगा। तो खैर यहां तक हम लोग ये महान्यायवादी और इसका विशेषाधिकार देखे थे। अब आप हेडिंग बनाइए संसद के पीठासीन अधिकारी। 89 से स्टार्ट होगा, है ना, पहले बनाइए ना, संसद के पीठासीन अधिकारी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के पीठासीन अधिकारी, ओके। अब देखिए, तो संसद के पीठासीन अधिकारी, तो संसद में दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो दोनों हाउस में होते हैं पीठासीन अधिकारी। आप संसद की कार्यवाही अगर देखे होंगे कभी टीवी पर, तो आप देखते होंगे कि संसद में लोग बैठे होते हैं और बीच में आपको एक ऊंचा सा टेबल रहता है और चेयर रहता है, आप उसके सामने ठीक फ्रंट में एक लंबा टेबल ऐसे लगा रहता है ना, और नीचे भी ऐसे ऐसे यहां पर चेयर लगे रहते हैं, ठीक है। ये सब लोकसभा के अधिकारी यहां बैठते हैं, और यहां पर जो हेड, ये जो चेयर है, इस चेयर पर बैठता है अध्यक्ष। यहां पर बैठते हैं लोकसभा में अध्यक्ष, आई अगर नहीं रहेंगे तो उपाध्यक्ष, ठीक है। और अध्यक्ष के दाहिने साइड ऐसे एक रो बना रहता है ना, तो अध्यक्ष के दाहिने साइड सत्ता पक्ष बैठता है। यह भी पूछा गया था एक बार यूपीएससी में कि अध्यक्ष के किस साइड में सत्ता पक्ष बैठता है ना, रूलिंग पार्टी किस साइड बैठती है। तो रूलिंग पार्टी बैठती है दाहिने साइड में, अपोजिशन पार्टी बैठती है बाएं साइड में। आप कहीं पर भी राज्य में भी होता है, विधानसभा में आप देखेंगे तो विधानसभा में भी होता है कि अध्यक्ष के दाहिने साइड में सत्ता पक्ष, अब बाएं साइड में विपक्ष होता है। अब प्रयास होता है एकदम सामने सामने, अपोजिशन का चेयर सामने सामने, मुख्यमंत्री का चेयर और आपका ये विपक्ष का नेता का चेयर एकदम सामने सामने होता है। अब ऐसे ही इधर प्रधानमंत्री का, इधर विपक्ष का नेता का एकदम सामने सामने रखा जाता है कि दोनों का जब बात हो तो आई कांटेक्ट मिले। हालांकि नियम यह है कि किसी को भी बोलना है तो चेयर को सामने करके बोलना, नहीं कि चेयर के सामने बोलना, नहीं कि अध्यक्ष के सामने बोलना, नहीं कि 1-to-1 डिबेट नहीं होता है पार्लियामेंट में। 1-to-1 अगर होता है तो तुरंत डांटता है स्पीकर, कहता है अरे सामने हमको देख के बात कीजिए, है ना। ये नहीं कि आप व्यक्तिगत तौर पे जो आदमी सवाल आपसे पूछे उससे ही आप उलझ जाए, नहीं, कोई सवाल भी पूछेगा तो चेयर के तरफ मुंह करके पूछेगा, चेयर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आज जिसको जवाब भी देना होगा वो उधरे मुंह करके देगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। और राज्यसभा में पीठासीन कौन हो जाएगा, सभापति,
सभापति उप सभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रिजाइडिंग हो जाएंगे। अब वैसे ही यहां आप देखिएगा कि यहां पर भी सेम होता है कि यहां पे भी एक ये बीच में टेबल लगा रहता है। ठीक है, और इसमें यहां पर राज्यसभा के अंदर अधिकारी लोग रहता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो 2 आदमी सब खड़ा रहता है, बड़का बड़का डंडा लेके राजसी पोशाक में, है ना। सब अधिकारी सब रहता है वहां का, सब रखा जाता है कि वो लोग रहता है एकदम राजसी पोशाक में, एकदम बड़का भाला ले ले खड़ा रहेगा, गेटों पर खड़ा रहता है सब, है ना। तो ये मतलब कल्चर को दिखलाने के लिए कि जो भारत की जो प्राचीन कल्चर है उसको दिखाने के लिए सिंबॉलिक तौर पे। यहाँ पर जो अधिकारी लोग रहता है ना, तो यहाँ संसद में जो कार्यवाही होता है उसको ये लोग रिकॉर्ड करता है, यहाँ सब रिकॉर्ड होता है। आप देखते होंगे संसद में अगर कुछ गलत सलत काम होता है तो कोई सब विपक्ष या सत्ता पक्ष ये डिमांड करता है, चाहे अध्यक्ष भी बहुत बार कहता है कि इस चीज को रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, मतलब कि उसका डाटाबेस तैयार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये दोनों हाउसेज में होता है। ठीक है, और दोनों हाउसेज के अंदर में लोग बैठे रहते हैं और यहाँ इनके जो प्रिजाइडिंग है पीठासीन वो ये करते हैं। ठीक है, तो संसद के पीठासीन अधिकारी, तो इसमें 4 लोग आ जाएंगे, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति। ठीक है, संविधान में आप इनका चर्चा पढ़िएगा कि संविधान में इनका चर्चा कहां से कहां तक में है। तो आर्टिकल 89, 90, 91 और 92, ये 4 जो आर्टिकल है ये जुड़ा हुआ है सभापति और उपसभापति से। ठीक है, यानी 89, 90, 91 और 92 में किसके बारे में चर्चा है, सभापति और उपसभापति, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और ई जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो इनका चर्चा है कहां पर, तो इनका आप देखिएगा कि इनका कहां पे है, तो इनका है 93, 94, 95 और 96। ठीक है, आर्टिकल 93, 94, 95, 96। ठीक है, तो 94 से 96 के बीच में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा है, 89 से 92 के बीच में सभापति या उपसभापति के बारे में चर्चा है। ठीक है, ओके, तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। अब है कि सभापति और उपसभापति लोग कैसे बनता है, किस तरह से बनता है ना। तो सभापति तो ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं, यहां तो सीधे बस आपको लगा देना है कि जो उपराष्ट्रपति है वही सभापति है। तो उपसभापति के बारे में तो ज्यादा कुछ आपको जानना नहीं है, क्योंकि आप उपराष्ट्रपति का पूरा कैरेक्टर जानते हैं। सभापति का कोई अलग से कुछ चुनाव नहीं होता है, जो उपराष्ट्रपति है वही हो जाता है सभापति। उपसभापति का चुनाव अलग से होता है और उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के लोग आपस में से करते हैं। ठीक है, तो उपसभापति का चुनाव आपस में से होता है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्य आपस में से करते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर इनका जो चुनाव प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरह से होता है, और साथ ही मुख्य चीज है इनका शक्ति, कि इनका पावर क्या है, ये क्या पावर एंजॉय करते हैं, इनके पास क्या पावर से किस तरीके से ये करते हैं। तो इनकी शक्तियां, इनके पावर्स और इनका चुनाव उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, नहीं ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे इनके शक्तियां और कर्तव्य किस प्रकार से, खास करके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में।